दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है मेजर पेपर 19। आज से हम लोग मेजर पेपर 19 स्टार्ट कर रहे हैं और बैक टू बैक 3 से 4 दिन के अंदर में हमारा पूरा सिलेबस खत्म। तो आज हम लोग देखेंगे यूएसए का इतिहास 1763 से 1947 ईस्वी तक। कुल अंक कितना है? तो 100 अंक का है। पासिंग मार्क्स 40 है। इससे पहले आपको मैंने सारा डिटेल बता दिया है। इससे पहले मेजर 17, 16 और 18 पूरा हिस्ट्री का अच्छे से पूरा बना करके प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है, और वो भी क्वेश्चन फॉर्मेट में। तो आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही मिल जाएगा। तो जा करके आप पूरा वीडियो बारी बारी से देख ले, तैयारी कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? अमेरिका यूएसए का इतिहास पढ़ना है 1763 से 1947 तक। तो इसमें हमारा 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक से हमने एक एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन है लगभग, बट उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में बनाया है ताकि आप शॉर्ट में एक बार रिवीजन भी कर लो। अगर एग्जाम का टाइम पहुंच चुका है, बहुत लोग ऐसा है कि वीडियो कभी खोले नहीं, एग्जाम के 2 दिन पहले खोल करके अभी देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्विक में रिवीजन कर सकते हो। प्रश्न पहला क्या बनता है? अमेरिका की खोज और यूरोपीय शक्तियों द्वारा इसके औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। अमेरिका की खोज जो है ना, वहां बस्तियां बसाना विश्व इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। अमेरिका का खोज कैसे हुआ था, देखिए ध्यान से। 1492 ईस्वी में स्पेन के राजा रानी की सहायता से क्रिस्टोफर कोलंबस भारत का मार्ग खोजने निकला था। क्या निकला था? भारत खोजने निकला था। वहीं पर मैं गलती से बहामास के तट पर पहुंच गया। उसने इसे नई दुनिया कहा। ठीक है, बहामास जहां पहुंचा उसे क्या कहा? नई दुनिया। बाद में अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर इस महाद्वीप का नाम क्या पड़ा? अमेरिका। ये जो जाता ही जाने के बाद बताता है भाग गधा, ये इंडिया थोड़ी है, इंडिया नहीं है, ये क्या है? अमेरिका है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख यूरोपीय शक्तियां और उपनिवेशीकरण। स्पेन सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका और मेक्सिको के क्षेत्रों पर कब्जा करता है। फ्रांस कनाडा और मिसिसिपी नदी के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करता है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने मुख्य रूप से अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 उपनिवेशों की स्थापना की। 1607 ईस्वी में जेम्स टाउन वर्जीनिया अंग्रेजों की पहली अस्थायी बस्ती बनी। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया। अब चलिए और इसी को और अच्छे से समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। उपनिवेश बनाने का उद्देश्य क्या था अमेरिका को? यूरोपीय लोगों के अमेरिका आने का मुख्य 3 कारण था, जिन्हें 3Gs कहा गया है। ठीक है, 3Gs, ये 3G क्या है भाई? तो पहला गोल्ड, गॉड और ग्लोरी। गोल्ड का मतलब क्या हो गया? स्वर्ण, आर्थिक लाभ और प्राकृतिक संसाधन की खोज। दूसरा गॉड। ठीक है, दूसरा क्या है? गॉड, ईश्वर, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। और तीसरा है ग्लोरी। ग्लोरी मतलब कीर्ति, अपने साम्राज्य का विस्तार करना और वैश्विक शक्ति बनाना। तो ये था आपका कि किस तरह से यहाँ पर में यूरोप का खोज हुआ और उपनिवेश यहाँ पर में क्यों स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन बनता है उत्तरी अमेरिका की भूमि और स्वदेशी लोग के साथ यूरोपीय लोगों के संबंध और समझौते का विश्लेषण करें। यूरोपीय लोगों के आगमन से पहले अमेरिका खाली नहीं था। वहां रेड इंडियंस की कई जनजातियां रहती थी। वहां जो रहने वाली जनजाति है उनको क्या कहा गया है? रेड इंडियंस। स्वदेशी लोगों की स्थिति। प्रारंभ में स्थानीय जनजातियों ने यूरोपीय लोगों की मदद की, जैसे खेती के तरीके सिखाना, लेकिन जैसे जैसे यूरोपीय आबादी बढ़ी, संघर्ष शुरू होने लगा। भूमि के प्रति दृष्टिकोण में भिन्नता। स्वदेशी लोग भूमि को सामूहिक संपत्ति मानते थे और उसे प्रकृति का उपहार समझते थे। यूरोपीय लोग वे निजी स्वामित्व में विश्वास रखते थे और भूमि पर बाड़ लगाकर, मतलब कर लगाकर उसे अपना अधिकार क्षेत्र बनाना चाहते थे। समझौते और विस्थापन की बात करें तो यूरोपीय लोग ने विदेशी लोगों के साथ कई समझौते किए, लेकिन अक्सर इन समझौतों का उल्लंघन किया गया। उन्हें उनकी उर्वर भूमि से हटाकर पश्चिम के बंजर इलाकों की ओर धकेला गया। प्रभाव देखें तो यूरोपीय लोग द्वारा लाए गए रोग जैसे कि चेचक और युद्धों के कारण मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई। यह औपनिवेशीकरण का एक काला अध्याय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक औपनिवेशिक समाज और राजनीतिक की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका में जो समाज विकसित हुआ वह यूरोप से काफी अलग था। औपनिवेशिक समाज की संरचना कैसी थी? तो विविधता। यहाँ केवल अंग्रेज नहीं बल्कि जर्मन, डच, स्वीडिश और स्कॉटिश, मतलब स्कॉटलैंड के रहने वाले लोग, मतलब अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर में आकर के रह रहे थे, उपनिवेश कर रहे थे। वर्ग व्यवस्था की बात करें तो यूरोप की तरह यहाँ कोई सामंती व्यवस्था नहीं थी। समाज में किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों का बोलबाला था। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो कई लोग इंग्लैंड के धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए यहाँ आए थे, जैसे पिलग्रिम्स।
इसलिए यहाँ धार्मिक विविधता और सहिष्णुता देखने को मिली। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो प्रत्येक उपनिवेश का शासन एक गवर्नर चलाता था जिसे ब्रिटिश सम्राट नियुक्त करता था। हालांकि यहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं भी विकसित हुई। प्रतिनिधि सभा, उपनिवेशों के पास अपनी स्थानीय सभाएं थी जो कर लगाने और कानून बनाने का काम करती थी। स्वतंत्रता की भावना, यहाँ के लोग अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक थे जो आगे चलकर अमेरिकी क्रांति का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुबंधित श्रम क्या था? श्वेत और अश्वेत अनुबंधित श्रम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। अमेरिका के खेतों विशेषकर तंबाकू और कपास में काम करने के लिए मजदूरों की भारी कमी थी। इसे पूरा करने के लिए अनुबंधित श्रम की व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, ये क्या था भाई? इसकी परिभाषा पढ़े तो यह एक प्रकार का कानूनी समझौता था जिसके तहत एक व्यक्ति मजदूर जो है अमेरिका जाने के किराए के बदले 4 से 7 साल तक मुफ्त काम करने का वादा करता था। ठीक है, क्या वो अमेरिका जाने का जो भाड़ा था, खर्चा था, उसके बदले में 4 से 7 साल वो फ्री में काम कर देता था। श्वेत अनुबंधित श्रम, ये मुख्य रूप से यूरोप, इंग्लैंड, आयरलैंड के गरीब लोग थे। ठीक है, श्वेत अनुबंधित श्रम क्या था? इसमें क्या थे? इंग्लैंड, आयरलैंड के गरीब लोग थे। शर्तें क्या था इसमें? कि अनुबंध खत्म होने के बाद उन्हें आज़ादी मिलती थी। मतलब ये जो एग्रीमेंट था ना, उसके बाद उनको आज़ादी मिलती थी और अक्सर कुछ भूमि या कपड़े दिए जाते थे। उनको कुछ बहुत गिफ्ट दिया जाता था कि लो भाई, हमने अच्छे से तुमको लूटा। अधिकार की बात करें तो उनके पास कुछ कानूनी अधिकार थे, वे पूर्णतः दास नहीं थे, उनके पास थोड़ा बहुत अधिकार भी दिया गया था। आगे देखें, श्वेत अनुबंधित श्रम और दासता। ये दासता क्या होता है आपको पता ही है? नहीं पता? जिनको पता है कमेंट करके बताइए। दासता का मतलब क्या होता है? दासता का मतलब, शुरुआत में अफ्रीकी लोगों को भी अनुबंधित श्रमिकों के रूप में लाया गया था, लेकिन जल्द ही यह व्यवस्था आजीवन दासता में बदल गई। ठीक है, आगे बढ़े। स्थायी गुलामी की बात करें तो श्वेत श्रमिकों के विपरीत अश्वेत को भी आजादी नहीं मिलती थी। ठीक है, वंशानुगत की बात करें तो उनके बच्चे भी जन्म से ही दास बन जाते थे। निष्कर्ष देखें तो यही अनुबंधित श्रम व्यवस्था बाद में अमेरिका में नस्लीय दास प्रथा का कारण बनी, जिसने भविष्य में अमेरिकी इतिहास और गृह युद्ध को गहराई से प्रभावित किया। तो मैंने आपको क्या बताया? मेजर पेपर 19 का पहला यूनिट, दूसरे वीडियो में होगा आपका यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 का सारा टॉपिक कराऊंगा। तो गाइज, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सेमेस्टर 16, 17, 18, 19 सब मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, स्पेशली हिस्ट्री वालों के लिए। और हिस्ट्री वालों से ही मेरे को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये केवल रांची यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि अगर इससे आपका सिलेबस मैच करता है तो ये आपका BMMKU कॉलेज के लिए भी, आप यूनिवर्सिटी के लिए भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेमेस्टर 7 के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।